हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द छत्तीसगढ़ एजुकेशन। आप लोग पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने मौर्यकालीन छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में जिन जिन राजवंशों ने शासन किया था उसके बारे में ब्रीफ शॉर्ट जानकारी आप लोगों को दी थी और मौर्यकालीन छत्तीसगढ़ को हम लोगों ने पढ़ा था। तो आगे की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। उसमें मौर्यकाल के बाद छत्तीसगढ़ में जो शासन करने वाले दूसरे राजवंश हुए हैं, है ना, राष्ट्रीय राजवंश के तारतम्य में, तो उसमें हम आज पढ़ेंगे सातवाहन काल या छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंशों का शासन। तो मौर्य काल के पतन के बाद अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, संपूर्ण भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, तो मौर्य काल के बाद ब्राह्मणकालीन शासकों का यहाँ शासन हुआ था। जिसमें ब्राह्मणकालीन जो शासन थे उसमें शुंग वंश थे, कण्व वंश थे, ये आए, लेकिन इनके शासन का उल्लेख हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है। जो मैं बता रहा हूँ शुंग वंश और कण्व वंश, इनका उल्लेख छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हमको प्राप्त नहीं होता है। हमको जानकारी जो प्राप्त होती है हमारे इतिहासकारों के द्वारा और जो भी साक्ष्यों के द्वारा, तो उसके बाद का जो शासनकाल है जिसमें सातवाहन कालीन शासकों ने शासन किया था उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसलिए हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में सातवाहन काल या सातवाहन वंश। तो मैं ये बता दूं आप लोगों को, सातवाहन वंश की स्थापना की किसने थी? सातवाहन वंश या काल की शुरुआत किसने की थी? अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में सिमुक एक राजा हुए। इन्होंने कण्व वंश के अंतिम राजा, कण्व वंश के अंतिम राजा जिसका नाम था सुशर्मा, सुशर्मा की हत्या करने के बाद भारतवर्ष में, या कहना चाहिए मगध में, सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अच्छा, कब की थी? भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो सातवाहन वंश की स्थापना लगभग 60 ईसा पूर्व में, 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना भारत में, यह भारत के संदर्भ में हुई थी। अगर हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश का जो विस्तार है उसमें किया तो उन्होंने, उनका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दक्षिण कोसल और कलिंग के क्षेत्र को जीता था। कलिंग व दक्षिण कोसल क्षेत्र को जीता था। तो दक्षिण और कलिंग के क्षेत्र को जीता। तो कुल मिलाकर के गौतमी पुत्र सातकर्णी जो कि सातवाहन वंश के या सातवाहन काल के शासक थे, तो इनके अधीन हमारा छत्तीसगढ़, वर्तमान छत्तीसगढ़ जो उस समय दक्षिण कोसल और कलिंग का क्षेत्र कहा जाता था, वो उनके अधीन हो गया या इनके अधिकार में आ गया। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश का शुरुआत इनके द्वारा हो चुका था। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश का काल कब से कब तक था, तो उसकी जानकारी जो हमको मिलती है 72 ईस्वी से 200 ईस्वी तक। ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश का यह शासन रहा होगा। मतलब इनके शासन काल का समय जो क्या था, 72 ईस्वी से 200 ईस्वी तक का, मतलब शासन काल
समय छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश का जो शासन काल का समय था वो 72 ईस्वी से 200 ईस्वी तक रहा। ये तो हो गई इनकी जानकारी। अच्छा, सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? सातवाहन वंश की जो राजधानी थी, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। इसको पैठन भी कहा जाता है ना, इसका एक और नाम पैठन मिलता है। ये कहाँ? गोदावरी नदी के तटीय क्षेत्र है, गोदावरी नदी के तट पर। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? वर्तमान में इसकी स्थिति है औरंगाबाद जिला, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो उस समय सातवाहन वंश का जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान और पैठन, जो कि गोदावरी नदी के तट पर थी। वर्तमान में इसकी स्थिति है औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक जिला है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम बात करें, ये तो भारत के संदर्भ में हुए गौतमीपुत्र, सातकर्णी, सिमुक, वशिष्ठी पुत्र, पुलमावी, ऐसे करके बहुत सारे राजा हुए सातवाहन काल के। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश के राजाओं की जो हमको जानकारी मिलती है वो राजा कौन कौन से थे वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश के किन किन राजाओं का उल्लेख मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश के राजा, इसमें जो मिलता है उसमें पहले अपीलक, दूसरे नंबर पे जो इनकी जानकारी मिलती है वो है वरदत्त श्री, और तीसरे नंबर पर जिनकी जानकारी मिलती है वो है वेद श्री। इन तीनों राजाओं के बारे में छत्तीसगढ़ से हमको जानकारी विभिन्न तरीकों से, सिक्कों के माध्यम से, शिलालेख के माध्यम से, काष्ठ स्तंभ के माध्यम से, इनके माध्यम से हमको छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश के जो राजा हुए हैं उनकी जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त होती है। अच्छा, ये तो हो गया सातवाहन वंश के जो भी राजा हुए हैं छत्तीसगढ़ में। और भारत के संदर्भ में जो इनके मुख्य राजा थे गौतमीपुत्र सातकर्णी, इन्होंने ही कलिंग व दक्षिण कोसल क्षेत्र को जीता था, क्योंकि उस समय हमारा छत्तीसगढ़ कलिंग और दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। हमारे छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था और दक्षिण कोसल का क्षेत्र कलिंग के अंतर्गत आता था। और छत्तीसगढ़ में किन किन राजाओं ने, सातवाहन वंश के राजाओं ने शासन किया होगा उसकी जानकारी मिलती है, तो वो है राजा अपीलक, वरदत्त श्री और वेद श्री। अच्छा, इसके आगे हम पढ़ते हैं कि सातवाहन कालीन शासकों की या सातवाहन कालीन शासन की क्या विशेषता थी, वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या चीज का शुरुआत किया था, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनकी जो विशेषताएं थी, सातवाहन कालीन की जो विशेषताएं थी, ये राजाओं की या शासकों की विशेषता, इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत की, भूमि दान और गौदान देने की शुरुआत की, ये इनकी विशेषता है। दूसरी विशेषता ये है, इनके जो सिक्के थे, अधिकतर सिक्के में इन्होंने शीशे का प्रयोग किया था। शीशे या सीसा धातु का सिक्का, सीसा धातु का सिक्का ये अधिक मात्रा में इन्होंने बनाया था। मैं बताऊंगा अभी सीसा धातु का सिक्का अधिक मात्रा में बनाया था, सीसा धातु से क्या संबंध है उसको बताऊंगा। और भी बता देता हूं, इनके सिक्के चांदी के होते थे, कांसा के होते थे, तांबा के होते थे, पोटीन
एक धातु है, इसके भी सिक्के होते थे और सीसा के सिक्के होते थे, है ना। तो जो जिस सीसा का ये उपयोग सिक्के बनाने के लिए करते थे, उस सीसा को ये बाहर से आयात करते थे। कहाँ से? रोम से। रोम से इस शीशे को मंगवाते थे और शीशे को मंगवाने के बाद क्या करते थे, इस शीशे का उपयोग वो सिक्का बनाने के लिए करते थे। तो रोम से मंगवाते थे, इसका मतलब क्या था कि सातवाहन कालीन शासकों का व्यापार रोम तक होता था। सातवाहन कालीन जो शासक है उनका व्यापार रोम तक होता था, मतलब रोम से होता था। इसका मतलब यह है कि भारतवर्ष से बाहर भी इन्होंने अपना व्यापार का विस्तार किया था या वहां से वो चीजें मंगवाते थे। तो ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि वो जो शीशा मंगाते थे वो रोम का होता था और इसका हमको शीशे का या रोमन कालीन सिक्का हमको प्राप्त हुआ है। वो अभी अब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ से रोमन कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि इनका व्यापार बाहर से, भारतवर्ष के बाहर से ये लोग, ये शासक लोग व्यापार करते थे। तो इनकी विशेषता थी, सीसा धातु का सिक्का इन्होंने अधिक मात्रा में चलाया था। ब्राह्मणों को भूमिदान, गौदान देने की शुरुआत इन्हीं ने की थी। अच्छा, भूमिदान गौदान क्यों देते थे? क्योंकि ये लोग अधिक मात्रा में अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ ये लोग ज्यादातर कराते थे और दूसरा राजसूय यज्ञ भी ये लोग कराते थे। सातवाहनकालीन शासक ज्यादातर अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ कराते थे। अब अश्वमेध यज्ञ क्या है? अश्वमेध यज्ञ ये है कि इसमें अश्व को या घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और उसके दौरान क्या होता था, वो घोड़ा जहां जहां तक जाता था, जिस भी राज्य में जाता था, अगर उस राज्य में उस घोड़े को बंदी नहीं बनाया गया, वहां से मतलब चला गया हो, तो वो राज्य उनके अधीन हो जाता था और इस प्रकार ये अपने राज्य का विस्तार करते थे। संभवतः ऐसा ही हुआ रहा होगा अश्वमेध यज्ञ की वजह से। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है उन्होंने कलिंग क्षेत्र या दक्षिण कुशल क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया रहा होगा, संभवतः ऐसा हो सकता है। तो अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ ये इनको कराने के लिए वो ब्राह्मणों का सहारा लेते थे, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ कर्म कांड वगैरह किया जाता रहा होगा, है ना। तो उसके बदले में इनको ये भूमि दान देते थे और गौदान देते थे, क्योंकि राजसूय यज्ञ माने राजा की उपलब्धि के लिए जो यज्ञ कराया जाता है उसको राजसूय यज्ञ कहा जाता है। तो उसके बदले में इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान या गौदान देने की परंपरा की शुरुआत की होगी। अच्छा, दूसरी चीज, सातवाहनकालीन शासकों को दक्षिण पथ का स्वामी कहा जाता था। दक्षिण पथ का स्वामी। अच्छा, दक्षिण पथ का स्वामी क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनका जो राज्य विस्तार था वो अधिकांशतः दक्षिण भाग में था, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र मध्य भाग से नीचे वाला भाग में के अंतर्गत आता है, हमारे दक्षिण भाग के अंतर्गत आता है भारतवर्ष के संदर्भ में अगर हम बात करें, इसलिए इनको दक्षिण पथ का स्वामी कहा जाता था, ठीक है। और दूसरी चीज ये, क्योंकि ये उत्तर और दक्षिण दोनों के मध्य में इनका शासन था। दोनों के मध्य में इनका शासन था, इसीलिए इनको कहा जाता है कि सातवाहन कालीन शासक या सातवाहन राज्य उत्तर और दक्षिण के मध्य में सेतु का कार्य करते थे। सेतु का कार्य था इनका, सेतु का कार्य करते थे। सेतु का कार्य करते थे मतलब उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का कार्य करते थे। तो ये इनकी विशेषता थी सातवाहनकालीन राजाओं की या सातवाहनकालीन राज्य की या सातवाहनकालीन शासकों की। अच्छा, हमको सातवाहनकालीन जो जानकारी है, सातवाहनकालीन राजाओं की जो जानकारी है, वो हमको किन किन चीजों से प्राप्त होती है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये इनकी विशेषता थी जो मैं आप लोगों को बताया। अब हमको छत्तीसगढ़ में किन किन माध्यम से, मतलब कौन से ऐसे सोर्स रहे
क्या क्या चीज थे, सिक्के थे या क्या बोलते हैं काष्ठ स्तंभ थे या शिलालेख थे या मूर्तियां थी, ये कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त हुई है, जिससे ये साबित होता है ये मतलब कि सातवाहन काल का संबंध छत्तीसगढ़ से रहा, उनके राजाओं ने छत्तीसगढ़ में शासन किया था, ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में जो सातवाहन कालीन शासक थे या शासन हुआ उसके क्या क्या साक्ष्य हमको मिले हैं, जिससे इस बात मतलब ये बात प्रमाणित होती है कि सातवाहन कालीन शासकों ने या राजाओं ने छत्तीसगढ़ में शासन किया, इसके बारे में अपन लोग पढ़ते हैं। तो जो साक्ष्य हैं वो मुद्रा है ना, मुद्रा, इसको हम सिक्के भी कह सकते हैं। तो जो मुद्रा मिली या सिक्के हमको प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ में, वो एक जगह है बालपुर, जो शक्ति जिले में है ना, महानदी के तट पर। बालपुर में कहां पर, महानदी के तट पर जो सिक्के मिले हैं, जो सिक्के मिले हैं, ऐसा बताया जाता है, इतिहासकारों ने ऐसा बताया है कि वो सातवाहन कालीन राजा अपीलक की मुद्रा थी। किसकी, राजा अपीलक की मुद्रा थी, या राजा अपीलक के शासन काल में जिस मुद्रा का चलन होता रहा होगा वैसी मुद्रा हमको बालपुर, जो वर्तमान में शक्ति जिले के निकट है, वहां से प्राप्त हुई है। अच्छा, दूसरी जो जगह है वो है मल्हार। मल्हार आप लोग जान रहे हैं कि बिलासपुर जिले में है ना। मल्हार से भी राजा अपीलक की मुद्रा या सिक्के की प्राप्ति हुई है। राजा अपीलक की मुद्रा या सिक्के की प्राप्ति हुई, मतलब दो जगह से, एक बालापुर शक्ति जो महानदी के तट पर से सिक्के मिले हैं, वो राजा अपीलक के थे, राजा अपीलक के शासनकाल की मुद्रा थी या सिक्का थी। दूसरा जगह है मल्हार या बिलासपुर, जो भी राजा अपीलक की मुद्रा या सिक्के वहां से प्राप्त हुए हैं। तीसरी जगह है चकरबेड़ा। चकरबेड़ा ये भी बिलासपुर जिले में है ना। तो यहाँ पर जो सिक्के प्राप्त हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये रोमन सिक्के हैं, है ना, रोमन सिक्के हैं। इससे क्या क्या साबित होता है, क्या प्रूफ मिलता है हमको, रोमन सिक्के हमारे छत्तीसगढ़ में कैसे आए, पहला प्रश्न तो ये उठता है। अब रोमन सिक्के अगर आए, इसका मतलब ये था कि रोम से सातवाहन शासकों का व्यापार रोम से होता था, मतलब वहां से कुछ सामान मंगाते थे। मैं आपको बताया क्या सामान मंगाते थे, तो वो लोग रोम से मंगाते थे सीसा, जिसका उपयोग वो सिक्के ढालने में या जो मुद्रा वो लोग बनाते थे उसमें इस शीशे का उपयोग किया जाता था। और यही शीशा कहाँ से मंगाया जाता था, रोम से। तो रोम से जब मंगाया जाता तो बदले में कुछ देते रहे होंगे, या वहां की जो मुद्रा रही होगी वो छत्तीसगढ़ आई होगी। इस वजह से हमको चकरबेड़ा बिलासपुर से रोमन सिक्के मिले हैं, जो इस बात को इंगित करता है या प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ में जो सातवाहन कालीन शासन थे, या भारतवर्ष में जिन सातवाहन कालीन शासकों ने जो व्यापार किया रोम से, वो इस बात को प्रमाणित करता है इन सिक्कों का, रोमन सिक्कों का यहाँ पर मिलना। तो ये तीन जगह है, बालापुर, मल्हार और चकरबेड़ा। तीनों जगह से, दो जगह से तो सेम राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई है, एक बालपुर से और दूसरी मल्हार से। तीसरी जो जगह है चकरबेड़ा बिलासपुर, यहाँ से रोमन कालीन सिक्के मिले हैं, जो इस बात को इंगित करता है कि सातवाहन कालीन जो शासकों का व्यापार रोम से होता रहा, इनके सिक्के को मिलने की वजह से ये बात साबित होती है ना। फिर इसके बाद मुद्रा के बाद हम आते हैं दूसरे में, काष्ठ स्तंभ। काष्ठ स्तंभ मतलब लकड़ी का लाट कह सकते हैं हम। बड़े बड़े मतलब गांव में देखने को मिलता है कि मोटे मोटे लकड़ियों में कुछ लिख कर या उस पर उत्कीर्ण करके शब्दों को या उस भाषाओं को उसको गढ़ा दिया जाता रहा होगा, उसको कहते हैं क्या, काष्ठ स्तंभ। मतलब राजा हो सकता है उसमें कुछ अंकित करके, उसमें लिपि के माध्यम से कुछ लिख के जनता को या किसी को कुछ संदेश देना चाहते हो, ऐसा
कार्य के लिए जो स्तंभ गढ़ाया जाता है लकड़ी का स्तंभ, उसको हम क्या कहते हैं, काष्ठ स्तंभ। तो काष्ठ स्तंभ हमको मिला कहाँ पर है, ये मिला है हमको किरारी, ये भी शक्ति जिले में है। किरारी का काष्ठ स्तंभ बहुत ज्यादा एग्जामों में आता है और ये प्रचलित भी है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा कि किरारी में जो काष्ठ स्तंभ मिला है वो कौन सी जगह से, शक्ति में है। और इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज हुई थी 1921 में, है ना। किरारी के काष्ठ स्तंभ की खोज हुई थी 1921 में, यह है शक्ति जिले में। अब वर्तमान में यह काष्ठ स्तंभ कहाँ रखा गया है, तो वर्तमान में यह काष्ठ स्तंभ रखा गया है रायपुर संग्रहालय में, है ना। जो गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर, यहां पर इसको रखा गया है। किसको रखा गया है, जो काष्ठ स्तंभ हमको प्राप्त हुआ है किरारी शक्ति से, जिसकी खोज 1921 में हुई थी, वो अब कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है, गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में। अब ये जो काष्ठ स्तंभ है, इसको स्पष्टतः ये एक यज्ञ यूप है, या इसको कहा जाता है यज्ञ स्तंभ, ऐसा पुरातत्ववेत्ता या इतिहासकारों के अनुसार ऐसा बताया गया है। ये एक पूर्ण रूप से यज्ञ यूप है या यज्ञ स्तंभ है। इसमें जो सातवाहनकालीन जो कर्मचारी थे, मतलब इस काष्ठ स्तंभ में क्या लिखा गया है, क्या अंकित किया गया है, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। इसमें जो अंकित किया गया है वो है सातवाहनकालीन कर्मचारियों का नामों का अंकन किया गया है, या उनके जो पद, मतलब जिस पद में वो कार्य करते थे, कर्मचारियों का के पद नाम का अंकन किया गया है ना। तो काष्ठ स्तंभ जो किरारी शक्ति में हमको मिला है, शक्ति जिले में 1921 में मिला था, वर्तमान में वो गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में है। इसको स्पष्टता यज्ञ युग, यज्ञ स्तंभ की संज्ञा भी दी जाती है। इसमें सातवाहनकालीन कर्मचारियों के पद नाम का अंकन किया गया है। इसमें जो काष्ठ स्तंभ के अलावा जो अन्य गौण लेख हैं वो हमको मिले हैं सेमर, साल, दुर्ग और भांडल से, बांदक से। अन्य गौण लेख ये मिले हैं सेमर, साल, दुर्ग और भांडक से प्राप्त हुए अन्य गौण लेख। तो दो प्रकार से हमको मिला, एक काष्ठ स्तंभ जो किरारी शक्ति 1921 में, वर्तमान में गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में सुरक्षित रखा गया है। इसको यज्ञ स्तंभ की संज्ञा भी दी जाती है। इसमें जो अंकन किया गया है वो सातवाहनकालीन कर्मचारियों के पद नाम का अंकन किया गया है। अन्य गौड़ लेख में हमको सेमर, साल, दुर्ग और भांडक से प्राप्त हुए। तो ये काष्ठ स्तंभ के बारे में जो जानकारी थी, है ना। अच्छा, ये किरारी का जो काष्ठ स्तंभ है ये ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का है, ठीक है, नहीं दूसरी शताब्दी का, दूसरी शताब्दी का खंडित लेख है, दूसरी शताब्दी का खंडित लेख है। तो ये काष्ठ स्तंभ के बारे में जो जानकारी थी और अन्य गौड़ लेख है इसकी जानकारी थी जो आप लोगों को मैंने दी है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं शिलालेख, जिसके मतलब शिलालेख के रूप में जो साक्ष्य हैं जिनसे ये प्रमाणित होता है कि छत्तीसगढ़ में सातवाहनकालीन शासकों का यहाँ शासन रहा है।
शिला लेख, है ना। तो शिला लेख है, ये है कहाँ, गुंजी, ये गुंजी दमोह धारा, ये बहुत बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। ये जैन धर्म के संदर्भ में जब हम पढ़ रहे थे तो भी ये जगह आए थे, क्योंकि ये ऋषभ तीर्थ के नाम से फेमस है। यहाँ ऋषभनाथ जी का मंदिर है। तो गुंजी दमोह धारा ये है शक्ति जिले में, है ना। तो यहाँ पर एक शिलालेख है, ठीक है। इसको गुंजी नाला चट्टान लेख भी कहा जाता है। गुंजी नाला चट्टान लेख भी इसको कहा जाता है। अच्छा, इसमें किस चीज की जानकारी है, इसमें जो जानकारी है, इसमें जो उल्लेख मिलता है हमको, सातवाहन कालीन जो राजा है, कुमार वरदत्त श्री, है ना, कुमार वरदत्त श्री के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। और इस शिलालेख में ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने ब्राह्मणों को 1000 गायों का दान दिया था। अब 1000 गायों का दान क्यों दिया होगा इन्होंने, तो इसका एक वजह बताया गया है इतिहासकारों के द्वारा कि अपनी आयु को बढ़वाने के लिए इन्होंने यज्ञ करवाया था। अपनी आयु के लिए मतलब ऐसा कि लंबी आयु प्राप्त करने के लिए यज्ञ करवाया था, ठीक है। तो यज्ञ करवाने के पश्चात इन्होंने ब्राह्मणों को क्या किया था, दान दिया था। मतलब क्या, 1000 गायों का इन्होंने दान दिया था। तो गुंजी दमोह धारा का जो शिलालेख है, इसकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा में इसको लिखा गया है। इसमें जो शिलालेख है, जो जिस भाषा में इसमें अंकन किया गया था, वो प्राकृत भाषा में इसका अंकन किया गया था। अब शिलालेख के बाद हम पढ़ते हैं किन प्रतिमाएं, मतलब उनको प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। मतलब ये प्रतिमा सातवाहनकालीन शासकों का साक्ष्य है। ये मतलब इनसे प्रमाणित होता है प्रतिमाओं से कि ये सातवाहनकालीन थी, है ना। छत्तीसगढ़ में मतलब सातवाहनकालीन शासकों का शासन रहा होगा। तो ये प्रतिमा जो मिलती है, ये मिलती है हमको बूढ़ी खार, मल्हार के पास एक जगह है ना, जो कि बिलासपुर जिले के अंतर्गत है। बिलासपुर जिले के अंतर्गत है कि यहाँ पर विष्णु जी की चतुर्भुज प्रतिमा प्राप्त हुई है ना। इस प्रतिमा में अंकन किया गया है। कुछ मतलब कहना चाहिए ईसा पूर्व पहली शताब्दी के ब्राह्मी भाषा में, है ना, ब्राह्मी लिपि में प्रतिमा, कुछ ब्राह्मी लिपि में ईसा पूर्व पहली शताब्दी के ब्राह्मी लिपि में, है ना, ब्राह्मी लिपि में प्रतिमा, कुछ ब्राह्मी लिपि में प्रतिमा, 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 प्रतिमा,
ईसा पूर्व पहली शताब्दी की ब्राह्मी लिपि प्रभावती एवं भारद्वाजी नामक दो महिलाओं का वर्णन है। मतलब ऐसा वर्णन है कि ये मूर्ति कला में पारंगत थी, या इनके द्वारा मूर्तियां बनाई जाती थी, है ना। तो इसको समझिएगा ऐसे कि मूर्ति कला में निपुण थी, या इनके द्वारा ये मूर्ति बनाई गई थी, है ना। तो इसमें जो लिपि है वो किस लिपि का उपयोग किया गया है? ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है, वो भी ईसा पूर्व पहली शताब्दी की थी। प्रभावती और भारद्वाजी नामक दो महिलाओं का वर्णन है। मूर्ति कला में निपुण थी, तो ये प्राचीन मूर्ति कला उस समय विद्यमान थी, ये समझ लीजिए। वो भी महिलाएं इसमें पारंगत थी। इस बात का जिक्र इस मतलब ये प्रतिमा में जो प्राप्त हुई है उसमें ब्राह्मी लिपि में अंकित किया गया है। अच्छा, इसमें एक चीज और अंकन मिलता है, वो जो सातवाहनकालीन जो राजा थे वेदश्री, इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। मतलब वेदश्री राजा वेदश्री के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये थी प्रतिमा, हमको कहाँ से प्राप्त हुई? बूढ़ी खाल महाराज से, जो बिलासपुर जिले में है। विष्णु जी की चतुर्भुज प्रतिमा प्राप्त हुई है। प्रतिमा में कुछ ब्राह्मी लिपि में ईसा पूर्व पहली शताब्दी का अंकन है। उस अंकन में क्या लिखा गया है? प्रभावती और भारद्वाजी नामक दो महिलाओं का जिक्र है, वर्णन है, जो मूर्ति कला में निपुण थी, मूर्ति कला में पारंगत थी, और राजा वेदश्री के बारे में इसमें से जानकारी मिलती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या? स्थापत्य। तो स्थापत्य में जो सातवाहनकालीन स्थापत्य है, पांच मंजिला संघाराम की स्थापना हुई थी, जो किनके लिए बनाई गई थी? बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए। बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए बनवाया गया था, ये बनवाई गई थी। ठीक है, ये स्थापत्य है। दूसरी चीज इसके बाद जो आता है वो है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत मतलब सातवाहनकालीन समय में या सातवाहन काल के शासकों के शासन काल में एक मिस्र के भूगोलवेत्ता और इनको खगोलविद भी कहा जाता है, क्लॉडियस टालमी का आगमन हुआ था, है ना। क्लॉडियस टालमी का आगमन हुआ था, और इन्होंने संभवतः ये कहा था छत्तीसगढ़ को उस समय विशुद्ध हीरों का क्षेत्र कहा था। विशुद्ध हीरा का क्षेत्र कहा था। ठीक है ना। ये वही क्लॉडियस टालमी है जिन्होंने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। इनकी जो रचना थी भारत का भूगोल की रचना, मतलब इनकी पुस्तक का नाम था भारत का भूगोल। दूसरी शताब्दी में इन्होंने इसकी रचना की थी।
ठीक है। तो ये इनके यात्रा वृत्तांत से हमको छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी मिलती है और 7 महानकालीन शासकों के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि मिस्र के जो भूगोलवेत्ता थे या खगोलविद थे जिनका नाम था क्या, क्लॉडियस टालमी, इनका आगमन 7 महानकालीन शासकों के दौरान छत्तीसगढ़ में हुआ था। इन्होंने छत्तीसगढ़ को विशुद्ध हीरा का क्षेत्र कहा था। इनकी रचना थी भारत का भूगोल, 2री शताब्दी में इन्होंने की थी। तो ये हमारा 7 महानकालीन शासनकाल जो छत्तीसगढ़ में रहा और उनके क्या क्या साक्ष्य हमको प्राप्त हुए। ऑलमोस्ट मैंने अपने तरफ से सारी जानकारी देने की कोशिश की है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को बहुत काम आएगी और परीक्षा उपयोगी है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि और इसमें मैं और कैसी जानकारी आप लोगों के लिए दे सकूं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला उसको दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।